हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और हैप्पी टू ऑल ऑफ़ यू। जो बच्चे ईद मना रहे हैं उनको ईद मुबारक। शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर, अध्याय 3, परागण, निषेचन, भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें 4 विषय वस्तु, 4 टॉपिक पर चर्चा करनी है। परागण को समझना है, निषेचन को समझना है, भ्रूणपोष क्या होता है। देखिए अब तक एक शब्द आप पढ़ते आ रहे थे भ्रूणकोश, लेकिन अब जो आप शब्द पढ़ेंगे वो कौन सा है, भ्रूणपोष। तो भ्रूणकोश तो आप समझ चुके हैं। अभी जो आप समझने का टाइम है, आप किसको समझेंगे इस लेसन में, इस चैप्टर में आप समझेंगे भ्रूणपोष को, और फिर आप समझेंगे भ्रूण का परिवर्धन। तो इन 4 टॉपिक्स पर इस चैप्टर में हमें चर्चा करनी होगी। आज हम परागण पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी नज़र डाल लेते हैं उन टॉपिक्स पर जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने यूनिट फर्स्ट पढ़ना शुरू किया था, और यूनिट फर्स्ट किससे रिलेटेड है, तो हम पढ़ रहे हैं आवृत बीजी पादपों से। तो यूनिट फर्स्ट में हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है, यूनिट फर्स्ट में हमें आवृत बीजी पादपों में जनन कैसे होता है, जनन की क्या विधियां हैं, उसके बारे में चर्चा करना है। और इस क्रम में हमने सबसे पहले अध्याय 1 पढ़ा। अध्याय 1, तो अध्याय 1 में आपने क्या पढ़ा, अब जानते हैं। वहाँ पर हमने पादपों में जनन की विधियाँ पढ़ी, जिसमें अलैंगिक जनन पढ़ा, लैंगिक जनन पढ़ा, और लैंगिक जनन का एक सामान्य प्रक्रिया समझी कि लैंगिक जनन होता कैसे है। उसके बाद हमने अध्याय 2 पढ़ा, और अध्याय 2 जिसमें नर व मादा युग्मकोद्भीत संरचना विकास जो हमने कल फिनिश कर लिया, उसमें हमने जो लैंगिक जनन की सामान्य प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को विस्तार से पढ़ना शुरू किया था। और देखिए यहाँ अध्याय 2 तक हम कितना पढ़ चुके थे, तो एक वापस लैंगिक जनन की सामान्य प्रक्रिया में क्या होता है उसको समझ लेते हैं कि पुष्प है, और पुष्प में क्या है, पुष्प में पादप के नर जननांग भी पुष्प में होते हैं, नर जननांग। और बात करें अगर मादा जननांगों की, तो जो पादप के मादा जननांग है वो भी कहाँ होते हैं, वो भी पुष्प में होते हैं। हम जानते हैं कि नर जननांग में नर युग्मक का निर्माण होता है। नर जननांग में क्या बनता है, नर युग्मक बनता है। नर जननांग में नर युग्मक बनता है, जो कि पादपों में कौन होता है, तो पादपों में ये होता है परागकण। दूसरा हमने पढ़ा था कि मादा जननांग में क्या होता है, तो मादा जननांग में मादा युग्मक का निर्माण होता है, जो कि कौन होता है, अंडकोशिका। अंडकोशिका ये युग्मक है, इसलिए ये किस फॉर्म में होते हैं, तो ये अगुणित होते हैं। बाकी जो जननांग या जननांग के दूसरे पार्ट से वो क्या होते हैं, वो द्विगुणित होते हैं। लेकिन इनमें जो युग्मक बनते हैं ये क्या होते हैं, ये अगुणित होते हैं। अगर लैंगिक जनन की सामान्य प्रोसीजर को आगे बढ़ाएं तो इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से नर युग्मक और मादा युग्मक तक पहुँचता है, और पहुँचने के बाद मादा युग्मक के साथ संलयित हो जाता है। और ये जो संलयन की प्रक्रिया है, युग्मकों का संलयन इसको कहते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। क्या कहलाती है, निषेचन। और निषेचन कह दीजिए इसको, या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं युग्मक संलयन के नाम से भी इस घटना को जाना जाता है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ तक की प्रक्रिया तो। लेकिन देखिए पादपों में क्या होता है कि जो नर युग्मक सीधा अंडकोशिका को निषेचित नहीं करता है, बल्कि निषेचित करने से पहले ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक घटना और यहाँ पर घटित होती है जो निषेचन से पूर्व होती है, कि नर युग्मक को मादा पुष्प तक या मादा युग्मक तक पहुँचने से पहले मादा पुष्प तक पहुँचना होता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है यहाँ से यहाँ पहुँचने की, इसको आप कहते हैं परागण। क्या कहते हैं, परागण। तो मैं कह सकता हूँ कि पादपों की अगर बात करें तो निषेचन से पहले उनमें एक और घटना होती है, वो कौन सी होती है, परागण, जिससे नर पुष्प से परागकण मादा पुष्प तक पहुँचता है, और पहुँचने के बाद फिर वो अंडकोशिका को संलयन करने की निषेचित करने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, और फिर निषेचन होता है। तो निषेचन हो जाएगा। निषेचन के फलस्वरूप क्या हो जाएगा, तो फिर निषेचन के फलस्वरूप जैसा कि हम पढ़ रहे हैं
कि युग्मनज का निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा जो कि द्विगुणित हो जाएगा वापस, क्योंकि ये संरचना भी अगुणित थी, ये संरचना भी अगुणित थी, दोनों वापस मिल जाएंगे तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। अब युग्मनज के निर्माण से क्या बन जाएगा, तो युग्मनज के निर्माण से भ्रूण बन जाएगा और फिर भ्रूण का विकास होगा, तो इस भ्रूण के विकास से यहाँ पर बीज बन जाएगा और फिर क्या होगा, एक नया पादप बन जाएगा। देखिए मैं हर चैप्टर की शुरुआत में आपको एक ग्राफ ज़रूर समझाता हूँ ताकि आप को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, कहीं पर भी आपसे कोई चूक ना हो इस कॉन्सेप्ट को समझने में कि पादपों में लैंगिक जनन की ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसी क्रम में लैंगिक जनन होगा। अब बात करते हैं कि अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। तो अब तक हम चैप्टर 1 में ही पुष्प के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं और लैंगिक जनन की प्रक्रिया में पुष्प को समझा, उसके नर जननांग मादा जननांग को समझा। तो ये घटनाएं, ये टॉपिक्स हम चैप्टर 1 में समाप्त कर चुके हैं। चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा, तो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा कि नर से नर युग्मक या नर युग्मकोद्भिद कैसे बनता है, ये इस पर पूरी चर्चा हम कहाँ कर चुके हैं, चैप्टर 2 में। इसी प्रकार मादा जननांग में मादा युग्मक कैसे बनता है, तो इस पर भी हम चर्चा कहाँ कर चुके हैं, चैप्टर 2 में। मादा युग्मक बना था, आपको अगर याद हो तो हमने इस प्रकार का एक भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद संरचना बनी थी, 7 कोशिकीय रचना, जिसको मादा युग्मकोद्भिद कहा था, जिसमें से ये वाली कोशिका अंड कोशिका होती है जो अगुणित होती है। स्टूडेंट ध्यान देना, इस मादा युग्मकोद्भिद की प्रत्येक कोशिका, केवल अंड कोशिका ही नहीं, अंड कोशिका ये तो मादा युग्मक है ही सही, लेकिन इसकी जो ये सहायक कोशिकाएं हैं, ये भी, ये जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, बीच में जो द्विगुणित ध्रुवीय कोशिका है, ये सब कोशिकाएं क्या होती है, सब कोशिकाएं अगुणित होती है, अंड कोशिका भी अगुणित होती है। तो ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पर मादा युग्मक लिख रहा हूँ, लेकिन मादा युग्मक के साथ 6 अन्य कोशिकाएं भी हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना और उनसे मिलकर के बनता है मादा युग्मकोद्भिद। ये पूरा हम अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं, इस पूरा स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से हमें क्या पढ़ना है कि नर पुष्प में या नर जननांग में क्या बन गया, नर युग्मक, मादा पुष्प में या मादा जननांग में क्या बन गया, मादा युग्मक, पर दोनों तो अलग अलग पोजीशन पर है। तो अब नर युग्मक को कहाँ पहुँचना है, मादा पुष्प तक पहुँचना है। तो इस पहली घटना को आप क्या कहेंगे, परागण। तो सबसे पहले तो हम आप आगे बढ़ाएंगे ना जनन की प्रोसीजर को, यहाँ तक तो समझ लिया, अब आगे कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, परागण। जब परागण हो जाएगा तो जैसा आपका टॉपिक दूसरा देख रहे हैं निषेचन, तो परागण हो गया तो नर युग्मक यहाँ मादा पुष्प तक पहुँच जाएगा और मादा पुष्प के बाद पहुँचने के बाद क्या करेगा, अंड कोशिका को फर्टिलाइज करेगा। तो ये घटना हो गई निषेचन। तो ये आगे की घटना यहाँ पर इस लेसन का जो दूसरा टॉपिक रहेगा आपका वो क्या रहेगा, निषेचन। निषेचन के बाद क्या बन जाएगा, युग्मनज। अब युग्मनज जब बनेगा तो युग्मनज से भ्रूण बनेगा, भ्रूण से बीज और बीज से नया पादप बनेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर क्या कहलाएगी, भ्रूण का परिवर्धन, भ्रूण का परिवर्धन कहलाएगी। तो ये भ्रूण का परिवर्धन भी आपको पढ़ना है। अब जब भ्रूण का परिवर्धन होगा अंदर भ्रूण कोश में, जैसा कि ये पूरे संरचना को हमने भ्रूण कोश कहा था, अंदर भ्रूण बनेगा। तो इस भ्रूण कोश में जब इस भ्रूण का परिवर्धन होगा तो इसका पोषण करने के लिए भी कुछ घटना होगी। तो वो घटना क्या हो जाएगी, इसके पोषण के लिए भ्रूणपोष का निर्माण। तो भ्रूणपोष का निर्माण भी होगा। तो अब लैंगिक जनन को कंप्लीट करेंगे हम इन 4 टॉपिक्स में। सबसे पहले परागण पढ़ेंगे, फिर निषेचन पढ़ेंगे और उसी क्रम में ये दोनों घटनाएं लगभग साथ साथ होती है। तो फिर भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवर्धन पढ़ेंगे और इस प्रकार जब भ्रूण का परिवर्धन हो जाएगा तो उससे बीज बन जाएगा और नया पादप बन जाएगा। और पादपों में लैंगिक जनन के साथ ही हमारा ये यूनिट, ये लेसन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। अब शुरू करते हैं इस अध्याय को। उम्मीद करता हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट आपके जो है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं अध्याय 3 का पहला टॉपिक, परागण। अब देखिए परागण में अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, इसकी परिभाषा हो जाती है कि जो परागकण हैं, परागकण या परागकणों का
कहाँ से कहाँ बनते हैं परागकण? तो आप जानते हैं परागकण पुंकेसर में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? पुंकेसर में। देखो परिभाषा बिल्कुल सरल परिभाषा है। परागकण कहाँ बनते हैं? हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पुंकेसर में बनते हैं। पुंकेसर में भी कहाँ बनते हैं? तो आप जानते हैं पुंकेसर में 3 भाग होते हैं, पुतंतु, योजी और परागकोश। तो कहाँ बनते हैं? परागकोश में बनते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाती है कि पराग कणों का पुंकेसर के परागकोश से उसी जाति, ये शब्द बहुत ध्यान रखना है, उसी जाति के पुष्प के कहाँ पहुँचेगा? मादा पुष्प। और मादा पुष्प में कहाँ पहुँचेगा? हमने पहले भी इस पर चर्चा करी है, वर्तिकाग्र पर पहुँचेगा। अभी मैं चित्र के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। पहले परिभाषा को समझिए कि पराग कणों का कहाँ से? पुंकेसर के पराग कोश से उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की घटना क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। परागण कहलाती है। तो देखिए क्या लिखा हमने, इसको हम चित्र के द्वारा समझते हैं कि जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि एक पुष्प है और ये पुष्प का फूला हुआ भाग है अंडाशय। अंडाशय के अंदर जैसा कि आप जानते हैं बीजांड है, बीजांड के अंदर ये भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद है। तो ये यहाँ पर अंड कोशिका है। अब इसी में अपन समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि ये पुष्प का परागकोश है। तो परागकण कहाँ बने? परागकण तो यहाँ बने, है ना। अब ये प्रस्फुटित हो गया तो परागकण क्या हो गए? परागकण यहाँ से बाहर आ गए तो क्या हो गया कि अब यहाँ से परागकण हवा के द्वारा उड़ते हुए, किसी कीट पतंगे के द्वारा उड़ते हुए कहाँ पहुँच गए? इस वर्तिकाग्र पर पहुँच गए। फिर यहाँ से ही तो ये यहाँ आगे बढ़ेगा ना, यहाँ आगे जाएगा और इसमें जाकर के इस मादा युग्मकोद्भिद में प्रवेश करेगा। तो बात की बात है। लेकिन ये जो प्रारंभिक घटना हुई है, पहले क्या हुआ? परागकोश का प्रस्फुटन हुआ। परागकोश में जो परागकण बने थे वो परागकण बाहर आए और बाहर आने के बाद ये परागकण यहाँ से कहाँ पहुँच गया? यहाँ से यहाँ वर्तिकाग्र पर पहुँच गया। तो ये जो घटना हुई है, ये घटना ही क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। तो यहाँ तो ये एक ही पुष्प है, ये तो एक ही पुष्प के लिए मैंने बात बता दी। तो स्वाभाविक बात है पुष्प की जाति भी क्या होगी? समान है। मान लीजिए अगर ये गुड़हल है, गुड़हल का पुष्प है, तो जो परागकोश या नरजन्नांग है वो भी किसका है? गुड़हल का है। और जो मादा जन्नांग है वो भी किसका है? वो भी गुड़हल का है। तो ये परिभाषा यही तो कह रही है कि पराग कणों का पुंकेसर के परागकोश से, ये पुंकेसर का परागकोश और यहाँ से कहाँ जा रहा है? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जा रहा है। ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय, तो कहाँ जा रहा है? वर्तिकाग्र पर जा रहा है। और सेम जाति के, दूसरी जाति का नहीं, सेम जाति के, समान जाति के वर्तिकाग्र पर जा रहा है, उसी जाति के वर्तिकाग्र पर जा रहा है। तो घटना क्या है? परागकण। तो अब देखिए यहाँ तो ये घटना आपको समझ में आ रही है कि यार ये तो पॉसिबल है क्योंकि एक ही पुष्प है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक पादप पर या तो नर पुष्प ही आते हैं या मादा पुष्प ही आते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे आप? वहाँ पर परागण की घटना कैसे होगी? मान लीजिए मैं ऐसे समझाता हूँ आपको कि ये एक पादप है और ये एक और पादप है, ठीक है। 2 पादप है और दोनों ही पादप किसके हैं? गुड़हल के हैं। ये भी गुड़हल का पादप है, ये भी गुड़हल का पादप है। एक और ले लीजिए पास में, मान लीजिए ये गुड़हल का नहीं है, ये किसी और का है, चलिए गुलमोहर का पादप है, ठीक है, या कोई और किसी भी अन्य जाति का पादप मान लीजिए। अब इन सब पर पुष्प है। मान लीजिए यहाँ पर ये एक पुष्प है और ये इसका वर्तिकाग्र है, ये इसका परागकोश है। यहाँ पर ये एक और पुष्प है, ये इसका वर्तिकाग्र है, ये इसका परागकोश है। और सेम यहाँ पर भी ये पुष्प है, वर्तिकाग्र है और ये इसका परागकोश है। ये यहाँ पर इस प्रकार से ये इसका वर्तिकाग्र है और ये परागकोश है। सेम यहाँ पर भी
ये वर्तिकाग्र है और ये परागकोश। अब इस घटना को आप कैसे समझते हैं कि यहाँ पर परागकोश का प्रस्फुटन हुआ और परागकोश का प्रस्फुटन हुआ तो परागकण क्या हुआ, बाहर निकला, और बाहर निकल करके जब नीचे गिरा हवा के माध्यम से कहाँ पहुँच गया, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच गया। तो पुष्प समान है, पुष्प चेंज नहीं हुआ, ये एक ही पुष्प है ना। तो ये घटना क्या कहलाई, ये घटना भी कहलाई परागण। समझते जाना। मान लीजिए इस पर नहीं गिरा और इसी पादप पर नीचे एक और पुष्प है, तो इसी पुष्प पर ना गिर करके इसी के नीचे दूसरे पुष्प पर भी जा सकता है परागकण दूसरे पुष्प पर भी जा सकता है। तो ये घटना भी किसके अंतर्गत आएगी, परागकण के अंदर ही आएगी। लेकिन मान लीजिए कि दोनों ही पुष्प पर नहीं गिरता है और हवा के द्वारा या किसी कीट के द्वारा ये यहाँ से कीट इसको जो है यहाँ से इसके पास स्थित दूसरे गुड़हल के पादप पर ट्रांसफ़र कर देता है, यहाँ ट्रांसफ़र कर देता है। तो क्या ये घटना, यहाँ का परागकण कहाँ आ गया, ट्रेवल करके यहाँ आ गया, तो क्या ये घटना भी परागण कहलाएगी? बिल्कुल, ये घटना भी क्या कहलाएगी, परागण कहलाएगी। और मान लीजिए जो कीट इसको लेकर आया था वो इस पुष्प पर नहीं बैठा और यहाँ से परागकण को लेकर कहाँ पहुँच गया, इस पुष्प पर पहुँच गया, तो क्या ये घटना भी परागण कहलाएगी? नहीं, ये घटना परागण नहीं है, क्योंकि ये जो पुष्प है ये दूसरे पादप का पुष्प है, गुलमोहर का पुष्प है। तो समान जाति के पुष्प हैं तब तक तो परागण है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देखा कि जो परिभाषा है उसको थोड़ा और डीप में जाइए कि पराग कणों का पुंकेसर के परागकोश से उसी जाति के पुष्प, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसी पुष्प या उसी पादप पर उपस्थित पुष्प, उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र, तो उसी जाति का पुष्प उसी पादप पर भी हो सकता है, वो खुद पुष्प एक ही पुष्प का भी हो सकता है, या उसी जाति का दूसरा पादप भी हो सकता है, उस पर उपस्थित पुष्प भी हो सकता है। तो परिभाषा अब कंप्लीट होती है, पराग कणों का पुंकेसर के परागकोश से उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना परागण कहलाती है। देखिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन अब आपके जो परागण के टाइप्स है वो यहाँ क्लियर हो जाते हैं। आपने यहाँ 2 प्रकार की घटनाएं देखी, कितने प्रकार की घटनाएं देखी, 2 प्रकार की। पहले प्रकार की घटना में तो क्या है, परागण, जो पहले प्रकार का परागण हो रहा है उसमें आप क्या देख रहे हैं कि पादप समान है और जो परागकण है ये परागकण उसी पादप पर उपस्थित पुष्प या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये जो परागण है ये क्या कहलाएगा, इस परागण को कहेंगे स्वपरागण। क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस पादप को छोड़ करके, परागकण तो इस पादप का है लेकिन इस पादप के किसी पुष्प पर यह नहीं जाता है और इसको छोड़ करके इसी जाति का जो पास में कोई दूसरा पादप है उसके वर्तिकाग्र पर उसके मादा पुष्प पर ट्रांसफर हो जाता है, तो फिर इसको क्या कहेंगे, फिर इसको कहेंगे परपरागण। तो इस प्रकार से आपने यहाँ ये भी समझ लिया कि परागण कितने प्रकार का हो जाता है, तो परागण 2 प्रकार का हो जाता है, स्वपरागण और दूसरा परपरागण। समझ में आ रहा है। तो स्वपरागण की परिभाषा क्या हो जाएगी, यही देखते हैं। इस परागण की परिभाषा में ही स्वपरागण की परिभाषा हम देखते हैं कि स्वपरागण क्या है कि पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आया, पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, या इस पर नहीं तो उसी पादप पर उपस्थित अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। लेकिन ऐसा ना हो तो फिर हम कहेंगे कि दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, परपरागण। इसमें क्या होगा कि पराग कणों का उसी जाति के अन्य पादप बदल गए, आप उसी जाति के अन्य पादप पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना क्या है, परपरागण है। तो ये बात हो गई, स्वपरागण क्लियर हो गया, परपरागण क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर आप स्वपरागण में भी 2 कंडीशन देख रहे हैं, यही समझिए। स्वपरागण में भी कितनी कंडीशन हो रही है, स्वपरागण में भी 2 कंडीशन हो रही है। 2 कंडीशन क्या है यहाँ समझना। एक कंडीशन तो ये है कि परागकण जो है वो पराग कोश से निकल करके जो सेम पुष्प, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, एक घटना तो ये हो रही है। दूसरी घटना क्या हो रही है कि जो परागकण है वो पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसी पादप पर उपस्थित
दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं तो ये एक घटना ये हो रही है। तो इन घटनाओं के आधार पर जो स्वपरागण है वो भी कितने प्रकार का हो जाता है, 2 प्रकार का हो जाता है। 2 प्रकार कौन कौन से, कि यदि पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये घटना कहलाती है स्वयुग्मन। क्या कहलाती है, स्वयुग्मन। लेकिन यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ना पहुंचकर उसी पादप पर उपस्थित अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो फिर यह घटना कहलाती है सजात पुष्पी परागण। क्या कहलाती है, सजात पुष्पी परागण। तो ये पूरा कंसेप्ट आपको यहाँ समझ में आया होगा। चलिए इसको थोड़ा हम फेयर कर लेते हैं। क्या पढ़ा आपने परागण की परिभाषा पढ़ी, जिसमें आपने पढ़ा कि पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से, पहला प्रकार स्वपरागण। ध्यान दीजिए, स्वपरागण में आपने क्या पढ़ा, तो स्वपरागण में आपने पढ़ा कि पराग कण कहाँ जाते हैं, पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पुष्प के नहीं तो उसी पादप पर उपस्थित अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाएगा, स्वपरागण कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशन हो रही है कि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर भी पहुंचे तो स्वपरागण, और उसी पुष्प पर ना पहुंचे उसी पादप पर उपस्थित अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर भी पहुंचे तो स्वपरागण। तो कंडीशन यहाँ 2 बन जाती है। और 2 कंडीशन कौन कौन सी है, तो जो पहली कंडीशन है उसको आप क्या कहते हैं, पहली कंडीशन को आप स्वयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वयुग्मन। तो स्वयुग्मन में तो क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो पराग कोश है उससे जो परागकण निकलता है वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो ये कंडीशन तो क्या कहलाती है, स्वयुग्मन। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना क्या कहलाती है, स्वयुग्मन कहलाती है। और ये स्वयुग्मन किस में देखने को मिलता है, तो इम्पोर्टेंट है इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना। स्वयुग्मन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो स्वयुग्मन पाया जाता है मटर में, जहाँ पर परागकण जो है पराग कोश से निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर हो जाता है। तो मटर में स्वयुग्मन देखने को आपको मिलता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, तो दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन को हमने कहा है नंबर बी, परागकण का स्वपरागण का दूसरा टाइप सजात पुष्पी परागण। और देखिए सजात पुष्पी परागण में क्या होगा, जैसा मैंने पहले भी समझाया कि सजात पुष्पी परागण में पादप सेम होता है लेकिन पुष्प बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये पराग कोश से कोई परागकण निकला लेकिन वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ना होकर के उसी पादप पर उपस्थित कोई अन्य पुष्प है और उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर हो जाए, तो ये घटना क्या कहलाती है, ये घटना कहलाती है सजात पुष्पी परागण। परिभाषा क्या हो जाएगी कि पराग कणों का पराग कोश से निकल करके उसी पादप पर उपस्थित अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना क्या कहलाती है, सजात पुष्पी परागण कहलाती है। और ये सजात पुष्पी परागण किसमें होता है, तो सजात पुष्पी परागण होता है, इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना, सजात पुष्पी परागण का एग्जाम्पल है मक्का और ककड़ी में देखने को मिलता है सजात पुष्पी परागण, जिसमें पादप तो एक ही होता है लेकिन पुष्प बदल जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्वपरागण कंप्लीट। स्वपरागण के बाद दूसरा आता है आपका टाइप जिसको आप कहते हैं नंबर 2 परपरागण। परपरागण, और देखिए परपरागण में क्या है,
तो पर परागण में मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ पादप बदल जाता है। जैसे ये कोई परागकोश है, यहाँ से परागकण निकला, तो ना तो ये उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होता है, ना इस पादप पर उपस्थित अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होता है। इसके बजाय ये क्या करता है कि इसी जाति का, ये ध्यान रखना, जाति सेम होनी चाहिए, इसी जाति के पास में कोई अन्य पुष्प है, पास में कोई अन्य पुष्प है, तो ये अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। तो ये घटना क्या कहलाती है? ये घटना कहलाती है पर परागण। तो परिभाषा क्या हो जाती है कि पराग कोश का उसी जाति के अन्य पादप पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? पर परागण कहलाती है, पर परागण कहलाती है। ठीक है, तो एक लिंगी पादपों में ये देखने को मिलता है, पर परागण जो एक लिंगी पादप होंगे उसमें ये देखने को मिलता है। और तो ये पर परागण आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो पर परागण है इसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, स्वतः नहीं होती।